युद्ध विराम से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो यहां से निकल कर आ रही है वो भी आप जान लीजिए। इस घोषणा के बाद, युद्ध विराम की घोषणा के बाद ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को फोन किया और ट्रंप प्रशासन की ओर से इजरायल को इस बात की जानकारी दी गई कि इस तरह से युद्ध विराम यहां पर हुआ है और 2 हफ्ते के अंदर तमाम जो उनकी डिमांड थी उसको अमेरिका यहां पर उठाएगा। और साथ ही मांग ये की गई है कि वार्ता पूरी होने तक हमले नहीं करेगा इजराइल। फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इजराइल को यह बताया कि 2 हफ्तों तक चलने वाली वार्ता में अमेरिका ईरान की परमाणु सामग्री को हटाने, परमाणु संवर्धन पर रोक लगाने, बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म करने समेत कई मांगों को दृढ़ता से रखेगा। तो तमाम मांगों के बीच लगातार जो आशंका जताई जा रही थी कि जो इजराइल है वो हमला कर सकता है, हालांकि फोन पर बातचीत हुई है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार यही सवाल उठ रहा था देवनाथ जी कि इजराइल का क्या होगा, उसका परसेप्शन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या होगा, लेकिन जो फोन कॉल हुई है क्या इससे समाधान की ओर आगे बढ़ेगा ये पूरी वार्तालाप? रंजना जी, नेतन्याहू का बार बार ये बयान आया है कि इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या ईरान वाकई एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अगर ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो जाहिर बात है उस न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होगा। इसलिए नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि ईरान मान जाए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। लेकिन रंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले जो 26 फरवरी की बात है, 27 फरवरी की बात है, जेनेवा में जब टॉक्स हो रही थी तो ईरान ने वहां कमिट किया था कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। सेकेंडली, ईरान ने 27 फरवरी को ये भी कहा था कि अगर IAEA के सुपरविजन में, यानी IAEA की टीम ईरान पहुंचे, ईरान राजी है कि अपने यूरेनियम का जो भंडार है 400 किलो से ज्यादा का, जो कि 60% तक प्यूरिफिकेशन कर चुके हैं, ईरान उसको डाइल्यूट करके 20% और 10% तक डाइल्यूट करने के लिए तैयार था। तो मेरे ख्याल से ईरान बहुत ही फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है इजराइल को। जी, लेकिन यहाँ पर द्विवेदी जी, अब आगे क्या हो सकता है इसकी अगर संभावनाओं की हम यहाँ पर बात करें तो इस लड़ाई के बाद देखिए अमेरिका ने अपने सहयोगियों को, नेटो तक को नाराज यहाँ पर कर दिया लड़ाई के अंदर। और UNSC में जब ये मामला यहाँ पर पहुंचा बहरीन के जो इसको लेकर गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए, तो रशिया और चाइना ने उसको वीटो कर दिया। ऐसे में कौन मुल्क किसके साथ खड़ा हुआ है और इस क्षेत्र की जो डेमोग्राफी है, जो राजनीति है, उसको आप कहां पर देखते हैं? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले जो सीज फायर होती है ये एक पॉज होता है। ये नहीं कि इस पे एग्रीमेंट के बाद आपकी शांति हो गई। और मैं खुद 1971 में मैं लड़ाई में था, तो सीज फायर तो 16 को ही हम लड़ते रहे, 18-19 तक भी। दूसरी बात है कि देखो एक बहुत बदलाव आया है, जैसे कि जियो पोलिटिकल आर्किटेक्चर में एक नया बदलाव आया है। और इस बदलाव में आप देखेंगे नए संगठन बनेंगे, पुराने संगठन टूटेंगे। इस लड़ाई के दौरान एक तो ट्रांस अटलांटिक जो उनमें काफी एक अंतर आया है और काफी उनमें उनकी जो अलायंस में कमजोरी आई है, ट्रांस अटलांटिक यानी कि अमेरिका और यूरोप के बीच में। दूसरा, जितने भी खाड़ी के देश थे उनको अभी लग रहा है कि यार उनकी सिक्योरिटी में तो कोई खास मजबूती नहीं थी अमेरिका के साथ, तो वो अभी ढूंढेंगे कि नए पार्टनर, नई सिक्योरिटी बने। और देखो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में तो ऑलरेडी एक संधि है, अभी नए लोग इसमें आ सकते हैं। और ये देखिए, ये पाकिस्तान अकेले ने नहीं सीज फायर की, इसके पीछे और भी शक्तियां थी। इजिप्ट था, टर्की थी, सऊदी अरेबिया था और पीछे चाइना था। देखिए चाइना ने बहुत इसकी सपोर्ट की है। और आप ठीक बता रहे हैं कि UNSC में चाइना और रशिया दोनों ने इसको वीटो किया है। तो अभी इसमें 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात कि जो शर्तें हैं दोनों साइड से वो मैक्सिमलिस्ट हैं, यानी कि सबसे जितना वो लगा सकते लगाएंगे। इस पे कैसी आगे बात बढ़ेगी, ये पहली बात है। दूसरे, जो बाकी देश है और दुनिया का क्या है इसमें और एक नजरिया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बात पक्की है कि वो नहीं चाहते कि युद्ध चले, क्योंकि एनर्जी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें थोड़ा देखना पड़ेगा
क्योंकि एक ये पॉज आया है। बिल्कुल इंतजार द्विवेदी जी यहाँ पर करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी पॉज जिसे आप कह रहे हैं युद्ध विराम वाला वो रहा है, लेकिन बावजूद उसके हमले इजराइल की तरफ से कम जारी और अमेरिका ने भी किया। आप बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ वार्ता की तैयारी अमेरिका कर रहा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता केरेन लेविट की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया कि शुक्रवार से दोनों देशों के बीच ये बातचीत शुरू होगी। तो शुक्रवार से इस बात को लेकर चर्चा होगी कि स्थायी समाधान यहां पर क्या निकलता है। इस बात को लेकर कैरोलिन लेविट इस पर जो है बयान दे रही है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं जो अमेरिका का पक्ष यहां पर रखते रहे हैं इस लड़ाई के दौरान, और ये बड़े डेवलपमेंट यहां पर हैं। और इस पर अगर हम यहां पर देखें जो बीच का रास्ता देवनाथ जी यहां पर हो सकता है, उसमें आपको लगता है कि ईरान यहां पर मानेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री होल्ड यहां पर दिया जाए, बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए। जो यूरेनियम संवर्धन को लेकर आप बात कर रहे थे उसको यहां पर पीछे हटने के लिए ईरान तैयार होगा ऐसे हालात में जब 40 दिन की लड़ाई हो चुकी है इसी बात को लेकर? तबीश, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बार बार दावा किया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। आईएईए की टीम को उन्होंने ओपन इनविटेशन दी है। उनकी सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि जब आईएईए की टीम पहुंचे ईरान में तो उसमें कोई अमेरिकन या इजरायली साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें शक है कि जो आईएईए की टीम में लास्ट टाइम जो अमेरिकन और इजरायली साइंटिस्ट इंजीनियर आए थे उन्होंने ही शायद जाके मोसाद को और सीआईए को ईरान की न्यूक्लियर पावर, उनकी लोकेशन, साइंटिस्ट के एड्रेस दे दिए थे। देखो, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ईरान ने तो बार बार डिक्लेयर किया है कि 27 फरवरी के पहले वो खुला था, और अब भी ईरान की ये पोजीशन है कि वह जो मित्र देश हैं उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा। ईरान ने एक और कंडीशन कहा है कि अमेरिका के दुनिया के जो दूसरे देश हैं जो कि ईरान के प्रति एक संवेदना जताएंगे, यानी एक फेवरेबल कमेंट देंगे, उनके शिप्स को भी ईरान जाने देगा। मैं मतलब देवनाथ जी यहाँ पर देखिए रिजीम चेंज तो हुई नहीं, जो न्यूक्लियर को लेकर जो प्लान थे ईरान के वो भी अभी वहीं के वहीं हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला था अमेरिका की लड़ाई के बाद वो बंद हुआ, अब उसको खुलवाने के लिए तमाम बातचीत अमेरिका के लिए चुनौती बनी हुई है। तो क्या हासिल हुआ अमेरिका को फिर? और डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लेकर आपको लगता है कि डेंट लगा है इस लड़ाई के बाद? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप एक रैम्बो इमेज देना चाहते हैं। उन्होंने बोला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो असल में कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इज ग्रेट फॉर एवर। वो चाहते हैं कि उनकी एक छवि हो कि वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं थे। तो आज से 50 साल 100 साल के बाद अमेरिका में पाठ्यक्रम में दिखाया जाएगा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय अमेरिका में एक महान प्रेसिडेंट था जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप था। लेकिन देखो, ये 2 हफ्ते का जो ब्रेक दिया है इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। टेक्निकल रीजन ये है कि इतनी 38 दिन की लड़ाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के जितने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे, थार सिस्टम था, इन सब की जो मिसाइलें हैं वो खत्म हो गई थी। इस तरह से इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं वो भी खत्म हो गई थी। तो अमेरिका इस 2 हफ्ते का इस्तेमाल करेगा अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को फिर से दुरुस्त करने के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि गल्फ में जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, लेकिन जो पैसिफिक कमांड है अमेरिका का, जो कि गुआम में है, जापान के ओकिनावा में है और दक्षिण कोरिया के बुसान में है, पैसिफिक कमांड के पास अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं वो हैं। तो उनको मूव किया जा रहा है। यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है वो पर काम कर रही है, लेकिन उसमें 5, 6, 7 दिन का समय लगेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मैन्यूवरिंग की है 2 हफ्ते के ब्रीदिंग स्पेस। देवनाथ जी, बहुत बड़ा पॉइंट आपने यहाँ पर पुट फॉरवर्ड किया है कि इन 2 हफ्तों का इस्तेमाल कर सकता है अपने गोले बारूद को, हथियारे को, जखीरे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी लंबी जो जंग चली है उसमें हथियारों का जखीरा जो है वो डेफिनेटली खत्म हुआ होगा।